नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि कैसे बने डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार या डीएसपी और ऐसे बहुत सारे पद हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 12th कंप्लीट हो गया है या जिनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, उनके मन में एक सवाल आता है कि सपना है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। ये जो पोस्ट आपको यहां पे दिख रही है, इनमें से कोई पोस्ट आपको लेना है और प्रशासनिक सेवाएं देनी है। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या होती है, परीक्षा कैसे होती है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, उम्र क्या होनी चाहिए आपकी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कौन एग्जाम दे सकता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, हर छोटी से छोटी चीज के बारे में हम बात करेंगे। और क्या 12th के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या कितना समय लगता है कंप्लीट प्रिपरेशन में, सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और जानेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। हमने एक प्रॉपर यहां पे आपके लिए पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है। देखिए, हम बात करेंगे पोस्ट कौन कौन सी होती है, एज क्या मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होता है, फिर आपको पता है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फाइनल सिलेक्शन किस आधार पे होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिलेबस काफी बड़ा है, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फिर उनके अंदर अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो आज का अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या सिस्टम होता है एमपीपीएससी का। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम निकालते हैं तो इसमें आप क्या पद प्राप्त करते हैं, क्या बनते हैं। देखिए, लगभग 30 से ज्यादा पोस्ट इसमें होती है, अलग अलग 30 से 35 अलग अलग प्रकार के विभाग हैं। देखिए, सबसे बड़ा अगर हम बात करें भारत में तो यूपीएससी एग्जाम हो जाता है सिविल सर्विसेज के लिए, जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बहुत अच्छी अच्छी सेवाओं में जाते हैं। उसके बाद राज्य सरकार के जो इस प्रकार के बड़े प्रशासनिक पद हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, इसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जिसे हम शॉर्ट में सीटीओ बोलते हैं, फिर इसके बाद नायब तहसीलदार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, लेबर ऑफिसर। ये मैंने यहां पे कुछ प्रमुख पद लिखे हैं जिनका सबसे ज्यादा क्रेज होता है, जो स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन 30 से 35 अलग अलग प्रकार के पद अलग अलग विभागों में होते हैं, डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं एमपीपीएससी परीक्षा के माध्यम से। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जनरली हर वर्ष निकलता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ इश्यूज के कारण थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन हर साल ये वैकेंसी निकलती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सारे वो पद हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से आप एमपीपीएससी परीक्षा के माध्यम से आप इन पद को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, एज की बात करते हैं। तो देखिए, मिनिमम एज इसके लिए 21 ईयर्स होती है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होती है। लेकिन यस, कैटेगरी वाइज यहां पे एज रिलैक्सेशन है। जैसे फीमेल्स के लिए 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए भी 5 ईयर्स का होता है, ओबीसी के लिए 5 ईयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्विस पीरियड। तो आप 40 तक तो हर स्टूडेंट इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाता है। अगला आपका डाउट होता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, यानी आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, कोई भी विषय आपने लिया हुआ, कोई भी आपका विषय हो या कोई भी आपके परसेंटेज हो, कोई मैटर नहीं करता है, सिंपल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने ये विषय ले लिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा या परसेंटेज अच्छे आ गए तो जॉब मिल जाएगी। यहां परसेंटेज का, डिग्री का कोई मैटर नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो यहां पे लिखा हुआ है, टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू द एमपीपीएससी कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड बी एन इंडियन सिटीजन। चलिए, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपके बहुत सारे और भी प्रश्नों का आंसर दूंगा, पहले सारी बेसिक डिटेल्स हो जाए, फिर इसकी तैयारी कैसे आप कर सकते हो, कितना टाइम लगता है, कब से शुरू कर देना चाहिए, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। इसका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होता है, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जो क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, उसके मार्क्स, और उसके बाद फिर जब इंटरव्यू होता है, इसके मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और आपके मार्क्स और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से फिर आपको पोस्ट वहां पे मिलती है। तो देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, ये 400 नंबर का पेपर होता है जो 2 सेक्शंस में बटा हुआ होता है, या 2 पेपर्स इसके अंदर होते हैं।
एक ही दिन पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। मान लीजिए कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में, एक ही दिन रहेगा, जनरली संडे को ही इसके एग्जाम होते हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर होता है, फिर आपको कुछ घंटों का ब्रेक मिलता है और उसके जस्ट बाद फिर एक और आपका सी सेट का एग्जाम होता है। अब देखिए, अगर सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो देखिए इसके लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे, यहां पे 100 प्रश्न होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। इसके बाद आते हैं सी सेट पर, तो सी सेट में भी आपके 2 घंटे होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं और यहां पर भी आपको 200 नंबर लाने होते हैं। अब 200 नंबर का पेपर होता है। अब ये जो दोनों एग्जाम्स हैं ये क्वालिफाइंग होते हैं। जनरली सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सी सेट को थोड़ा कम ही तवज्जो देते हैं क्योंकि वो इसी से सब कुछ कवर कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर से ही सब कुछ ले आते हैं और यहां पे बस मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, तो कोई बहुत टेंशन नहीं होता इन विषयों का। लेकिन मैंने आपके लिए एक और बहुत अच्छा चार्ट बनाया है जिससे हेल्प मिलेगी। जो हम बात कर रहे हैं इन फर्स्ट पेपर की, देखिए ये प्रीलिम्स है, इसमें 2 सेक्शंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें अगर हम सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज की बात करें तो इसके अंदर ही हमने एक मोटा मोटा लिखा है जो ट्रेंड होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कमीशन, है ना, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, स्ट्रेटेजी के, तो लगभग ही हमने लिखे हैं जो पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड पीएससी का बना हुआ है। आप यहां अच्छे से देख सकते हैं कि इस फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का पेपर आपके पास होता है, लेकिन एक अप्रॉक्स लगभग कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आते हैं वो आपको पता चलेगा। तो आप जैसे एमपीजी के सबसे ज्यादा इस पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है उस दिन ही पार्ट बी, जिसको सी सेट एग्जाम बोलते हैं, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सेक्शन में इस तरीके से बटा हुआ होता है। एक अच्छी बात यहां पे मैं आपको बता दूं, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो सारी चीजें इंग्लिश में मिल जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो इंग्लिश से थोड़ा सा डरते हैं, उन्हें यहां डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना होता है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो सारी चीजें फिर हिंदी में रहेगी और यहां पे इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फेज हुआ, प्रीलिम्स हुआ, जिसमें 2 सेक्शंस थे। आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको बुलाया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें होते हैं टोटल 6 पेपर। अब देखिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पेपर है, अभी पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, पूरा डिटेल में हम समझेंगे, आगे चार्ट बना हुआ है। तो जो पहला सामान्य अध्ययन यानी जीएस का है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल आता है, 3 घंटे, 300 नंबर का पेपर होता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में ही होता है। और मेंस का जो पेपर है ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको पूरा लिखना होता है पेन एंड पेपर पर। एक प्रॉपर इसकी आंसर शीट होती है, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 11 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, और आपको एक वर्ड लिमिट दी जाती है जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो मीडियम आप चूज करेंगे। लेकिन जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है, ओएमआर पर प्रॉपर ऑफलाइन एग्जाम्स होता है, और ऑब्जेक्टिव होता है ओएमआर पर होता है। लेकिन जो मेन से ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए यहां पे आंसर राइटिंग की जो आर्ट है, जो टेक्निक है, जो पूरा प्रैक्टिस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। तो पहला आपका सामान्य अध्ययन का पेपर हो गया, इतिहास, भूगोल 3 घंटे। अब इनमें अलग अलग यूनिट से मैं आगे बताऊंगा। फिर एक और सामान्य अध्ययन का पेपर, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय होते हैं। फिर सामान्य अध्ययन विज्ञान तकनीकी के 3 घंटे, 300 नंबर का ये हो गया। फिर दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, ये सारी चीजें होती है, अभी आगे इंग्लिश में भी आएगा। 5th पेपर है सामान्य हिंदी और व्याकरण, जो सभी के लिए होता है, और हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, ये 2 घंटे का होता है। देखिए 3 पेपर यहां 300 नंबर के हैं, 2 पेपर यहां 200 नंबर के हैं, 1 पेपर यहां पे 100 नंबर का है। टोटल 1400 नंबर का आपका मेंस होता है, और यही निर्णायक है, यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, इसलिए यहां पे मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन थोड़ा शुरू होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर होगा। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट पेपर की, है ना। अब इसमें अलग अलग यूनिट्स होती है, थोड़ा समझ लीजिए, सारी चीजें हैं, पहली बार आप देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका पेपर 1 है, अब इसके अंदर देखिए 2 चीजें हैं आपकी, एक तो हिस्ट्री हो गई, एक ज्योग्राफी हो गई। अब हिस्ट्री के अंदर भी 5 यूनिट्स है, ज्योग्राफी के अंदर भी 5 यूनिट्स है, तो ये 150 में बटा हुआ होता है, 30 मार्क्स होते हैं फॉर ईच यूनिट, है ना।
एक यूनिट के 30 मार्क्स, तो 5 यूनिट्स के कितने हो जाते हैं, 150 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये आपका पेपर 1 के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, फिर हर पार्ट के अंदर 5-5 यूनिट्स होते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादा कंफ्यूजन है इसको याद रखिए सबसे बढ़िया, क्योंकि इन्हीं के फिर अंदर पार्ट्स और उनकी अलग अलग यूनिट्स बटी हुई होती हैं। फिर इसके बाद आपका आता है पेपर 2, जिसका फिर से वही सिस्टम होता है। इसके अंदर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी, यानी आपका जो संविधान है, अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र है, ये 3 विषय यहां पे होते हैं और इनके 5-5 यूनिट्स, बाकी सारी चीजें सेम। फिर बात आती है पेपर नंबर 3 की, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, 3 घंटे 300 नंबर। पेपर नंबर 4 होता है जो एथिक्स केस स्टडीज पर होता है। पेपर नंबर 5 जो है सामान्य हिंदी व्याकरण। पेपर नंबर 6 जो है हिंदी निबंध और पत्र लेखन। इस प्रकार से ये सारी चीजें इस तरीके से व्यवस्थित यहां पर होती है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो बाकी तो फिर इस YouTube चैनल पे हम सभी लोग पढ़ाते ही हैं, बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, इन चीजों को कई बार डिटेल में हम बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको इतना डीप में भी नहीं बताना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए थोड़ा ऊपर ऊपर हम चीजों को समझ रहे हैं। बाकी आप जब तैयारी शुरू करेंगे तो ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगती हैं, पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है। अभी मोटे मोटे तरीके से सारी चीजों को समझिए। इसके बाद आपका तीसरा फेज होता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू के आपके 175 मार्क्स होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन भी विनर्स इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे तरीके से रियल मॉक इंटरव्यूज हम कराते हैं, तो ये भी आपका यहां पे रहेगा। तो अगर समरी की बात करें कि भैया फाइनल सिलेक्शन आपका किस आधार पे तय होगा और फाइनल सिलेक्शन कितने, मतलब टोटल एग्जाम कितने नंबर का होता है, तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन कट ऑफ उसका होता है। उस कट ऑफ हर साल बदलता है, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इतने से ऊपर आप ले आए तो आप मेंस के लिए आ जाएंगे, कट ऑफ हमेशा बदलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वैकेंसीज पर डिपेंड करता है ना। जनरली 300 से 400 पद हर साल निकलते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, कभी 400 450 तक भी जाता है, कभी 200 250 पद भी रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज हर साल निकलती है। तो आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस आपके 1400 नंबर का हो गया, इंटरव्यू आपका 175 का हो गया, यानी आपको 1575 1575 मार्क्स लाने हैं। मार्क्स नहीं लाने हैं, इतने में से आप जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतना बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि पूरे इसका सिस्टम क्या है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आजकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो जमाना गया कि आप 1 साल 1.5 साल पहले सोचें और बस उसके लिए लग जाएं। क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एमपीपीएससी, यूपीएससी अपने अलग स्तर पे है, उस पे अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे। अगर आप इसके सिलेबस को ही कवर करते हैं तो लगभग 1.5 साल के आसपास आपको मिनिमम लगता है इसका फाउंडेशन तैयार करने में। फिर आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगानी है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 साल तो केवल आप इसके लिए प्रिपेयर होने में ही लगा देते हैं। तो इसीलिए आजकल ट्रेंड क्या हो रहा है कि 12th के बाद ही, बल्कि 10th के बाद ही बच्चे जो हैं इसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर 12th के बाद नहीं करेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितना जल्दी जाग जाए उतना अच्छा। तो आप 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, विनर्स इंस्टीट्यूट में आपको उसकी तैयारी कराई जाती है। या फिर आप अगर ग्रेजुएशन आप फाइनल ईयर में है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 1 से 2 साल का एक मिनिमम मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी पड़ती है, तो एक बेस अच्छा बनाने में समय लगता ही है। तो उम्मीद है आपको इससे सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और बाकी इन सभी पोस्ट में जो पावर है, जो रुतबा है, जो पैसा है, सैलरी जो है, वो सब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही चीज है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए हमारे घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा कई बच्चों को कहा करते थे कि इसको जो है ऑफिसर बनाना है, इसको कलेक्टर बनाना है, इसको तहसीलदार बनाना है। तो ये पद ही ऐसे हैं जिनका अपना अलग ही रुतबा है, अपना अलग ही पैशन है। तो अगर आपका सिविल सर्विसेज टारगेट है तो एमपीपीएससी की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में, विनर्स इंस्टीट्यूट के बारे में जल्दी से बता देता हूं। अगर आप 12th में है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं, एक 3 इयर्स प्रोग्राम है, एक
1 ईयर प्रोग्राम है, मतलब 1.5 मान लीजिए, एक साल में तो कुछ होता नहीं है। तो 2 प्रकार के प्रोग्राम्स है, आप आफ्टर 12th भी जुड़ सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसके नए बैचेस हमेशा चलते रहते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इंदौर आके अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो इंदौर पर बबरकुआ के पास हमारा एक भव्य सेंटर है, यहां पे आके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो फिर हमारी एप्लीकेशन है विनर्स की, आप घर बैठे भी ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस होते हैं जिनको ज्वाइन करके आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ऑल इन वन, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन जो है विनर्स इंस्टीट्यूट में इसकी कराई जाती है। और बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स, जितने सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। प्रॉपर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, मेंस है तो उसकी आंसर राइटिंग, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। इंटरव्यूज है तो मॉक सेशंस, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, अपने टिप्स अपनी टेक्निक्स आपके साथ समय समय पर शेयर करते हैं। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, आकर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा एक स्पेशल चैनल है जिसपे आप इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो एमपीपीएससी का विनर्स का स्पेशल चैनल है और एक विनर्स का ऑफिशियल मेन चैनल भी है। बाकी विनर्स के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सभी से सभी जगह जुड़ सकते हैं और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। विनर्स की बहुत सारी किताबें भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा विनर्स की एप्लीकेशन है। विनर्स से अगर आप कोई कोर्स नहीं भी खरीदते तो भी विनर्स की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्यों होनी चाहिए, उसके इतने रीजंस हैं। ये सब वो फैसिलिटीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके कोई चार्ज नहीं है। कोई भी स्टूडेंट विनर्स की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इतनी फैसिलिटीज का फायदा ले सकता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए कई जगह उन्हें पैसे देने पड़ते हैं जो हमने फ्री प्रोवाइड करा है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं, पीएससी के जो बैचेस हैं, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, इनोवेटिव टेक्निक्स और जो शानदार फैसिलिटीज हो सकती है वो आपको मिलती है। लेकिन प्राइस, जो फीस है, वो आपको सबसे कम मिलेगी। मतलब सबसे कम फीस में, अफोर्डेबल फीस में आपको बेस्ट क्वालिटी और फैसिलिटीज मिलती है विनर्स इंस्टीट्यूट में। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन है जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे लगभग 6 लाख 5.5 से 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं। आप भी इस पे जुड़ के सारे इंफॉर्मेशन अपडेट्स ले सकते हैं। और जो विनर्स का मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया, इस पे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की क्लासेस, लेक्चर्स, वीडियोस, हर चीज आपको यहां पे मिलेगी। जो बहुत सारे हमारे टीचर जो हैं लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको यूट्यूब पर मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आंसर राइटिंग सिखाते हैं। ये सारी सुविधाएं जो हैं यहां भी चलती है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी वीडियोस बनाए जाएं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा कि आप किस चीज पर और वीडियो चाहते हैं। या आपको अभी भी एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई डाउट रह गया है, आपको लगता है कि सर मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिला, प्लीज कमेंट करिए, मैं और वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप लास्ट तक आए हैं, मुझे इतना आपने सुना है, तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके मन में अभी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। क्योंकि 12th के बाद अकेला सिविल सर्विसेज नहीं है, एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, रेलवेज होता है, यूपीएससी का एग्जाम है। और ये तो केवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के अलग एग्जाम्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर का, पुलिस का, पटवारी का, बाकी अन्य राज्य के कई सारे एग्जाम्स होते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा फिर आईआईटी, जेई मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग, देयर आर सो मेनी फील्ड्स। और 12th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि किस फील्ड में जाएं, क्योंकि वही आपका पूरा लाइफ जो है, पूरा डिसीजन जो है, वो आपके पूरा लाइफ तय करता है। कई बार गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, कई बार कुछ समय खराब भी होता है, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, कुछ ना सोचने से कुछ सोचना बेहतर है, कुछ तैयारी करना बेहतर है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक अच्छा डिसीजन लीजिए, एक अच्छी फील्ड चुनिए, जहां आपका पैशन है, जो आपको इंस्पायर करता है कि मुझे ये बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है। कोई आपके आइडियल हैं, आप किसी को हमेशा बचपन से देखते आए हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, या
आपके आसपास कोई भी अधिकारी हो, अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जरूर अपने टारगेट को डिसाइड करिए और उसके लिए काम करना शुरू करिए। मेहनत करेंगे, एक बेस बनाने में टाइम लगता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन सिलेक्शन जरूर होता है, सक्सेस जरूर मिलती है। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप किनके साथ मेहनत कर रहे हैं, किनके गाइडेंस में आप काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और विनर्स इंस्टीट्यूट वो सारी चीजों के लिए कमिटेड है, सारी चीजें आपको जो है बहुत शानदार तरीके से, एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की टीम, सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम, बेहतरीन सुविधाओं के साथ आपको इस सिविल सर्विसेज की हम तैयारी कराते हैं, आपके सपने को पूरा करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आपके डाउट्स का, आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।